अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग्स। आज हम ऑसिलेशंस के पहले चैप्टर के साथ हाजिर हैं। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन को पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कोई भी ऐसी मोशन जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है एक फिक्स पॉइंट के, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। अभी मैं उसकी बेशुमार एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय साइन और कोसाइन वेव्स। ये देखें जी, ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है, ये वर्टिकल वाइब्रेटिंग स्प्रिंग है। ये आप देख सकते हैं पेंडुलम मूव कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि इन ऑसिलेशंस की जो वेव्स होती हैं, या तो वो साइन वेव है या कोसाइन वेव है। तो आप इसके साए में देख सकते हैं ये प्रॉपर एक साइन वेव बनती जा रही है। तो साइन वेव भी होती है और कोसाइन वेव भी हो सकते हैं। कोसाइन की मैं आगे एग्जांपल दे दूंगा आपको। तो ये देखें, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है अगेन बॉल्स की। तो ये वाइब्रेटरी मोशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि ये भी एक हमारे पास जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है वर्टिकल स्प्रिंग की, और ये एक कोसाइन वेव टाइप शेप बन रही है हमारे पास। तो मैंने पहले ही बोला कि साइन और कोसाइन दोनों वेव्स बन सकती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। असल में अभी हम वाइब्रेटिंग स्प्रिंग देख रहे थे, तो उस वाइब्रेटिंग स्प्रिंग को हम इलास्टिक लिमिट के अंदर वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो इलास्टिक लिमिट के अंदर वाइब्रेट होता है तो उसको जो टू एंड फ्रो मोशन, यानी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो चीज़ वाइब्रेट करवाती है, वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। अगर आप इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए तो रीस्टोरिंग फिर ख़त्म हो जाएगी। वो स्प्रिंग जो है वो परमानेंटली स्ट्रेच हो जाएगा, या परमानेंटली जो है वो आप कहते हैं कंप्रेस हो जाएगा। एवरी SHM इज़ अ पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक इज़ नॉट SHM। हर SHM की जो वेव होती है वो साइन या कोसाइन होगी। साइन और कोसाइन जो है वो प्रॉपर पीरियोडिक वेव होगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये पीरियोडिक होती है। लेकिन जो पीरियोडिक है, जैसे म्यूज़िकल साउंड है, वो एक पीरियोडिक वेव है। तो वो किसी भी शेप का हो सकता है वो ग्राफ। तो इसीलिए हम कहते हैं एवरी SHM इज़ अ पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक इज़ नॉट SHM। डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये भी इसकी खासियत है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाता है तो उसको हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। और द मिनिमम टाइम, और तो जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है जिस टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। द मिनिमम टाइम इन विच बॉडी रिपीट इट्स मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो है वो 4A एम्पलीट्यूड्स होते हैं, या 4x डॉट भी कह सकते हैं इसको। ये टोटल एम्पलीट्यूड्स होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ सकता है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेव है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपको 1 सेकेंड बनता हुआ दिखा रहा है। ये असल में फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है वेव। और 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही है ये आपको नज़र आ रही हैं। ये 2 कंप्लीट वेव्स हैं। तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, और इसका टाइम पीरियड भी आप और वेव लेंथ भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह बन सकती है। और ये देखें, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और इस तरफ नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। तो एक वेव में 4A एम्पलीट्यूड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और 4A की वजह से आपको पता लग रहा है कि एक वेव में जो है वो 1 लैम्डा वेव लेंथ होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, जैसा कि ये जुमला लिखा हुआ था, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है जी। तो ये देखें, ये वेलोसिटी भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो वेलोसिटी के सिमत में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि ये मीन पोजीशन पर बिल्कुल रहती है, ठीक है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी जब मीन पोजीशन पर होगी। तो जब ये एक्सट्रीम पे जाएगी तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे भी ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यानी कंप्रेस हो गया स्प्रिंग। तो कंप्रेस स्ट्रेच जब ये होगा तो ये वाला 4A बन जाएगा एक वाइब्रेशन के लिए। तो हुक्स लॉ क्या है?
असल में हुक्स लॉ ही जो है ये F इज इक्वल टू माइनस KX, ये हुक्स लॉ की फोर्स है और यही रीस्टोरिंग फोर्स है, ये हमें हुक्स लॉ बताता है। और F इज इक्वल टू M में दरअसल क्या है, ये जो फोर्स है ये आप देख सकते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स है हमारी, और ये ग्राफ जो है ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। और अगर इसकी स्लोप ले ली जाए, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब आप स्लोप लेंगे तो वो आपके पास क्या निकलेगा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसी तरह ये देखें, ये इसकी एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। तो ओमेगा जो है वो बराबर होता है माइनस K/M के। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास, और ये देखें ये ओमेगा भी मैंने बता दिया, और ये ग्राफ आ गया एक्सेलरेशन का। तो ये ग्राफ 2017 में UET के पेपर में भी आ चुका है, यानी ECAT के पेपर में ये ग्राफ आ चुका है। और इसकी स्लोप आपको ये देखें -ω² बताती है, ठीक है जी, यानी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताती है। और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को अल्फाज की सूरत में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और ये देख सकते हैं जैसे मैंने 4A वाला कॉन्सेप्ट दिया आपको, अगर ये मीन पोजीशन से वाइब्रेट करे तो एक दफ़ा नेगेटिव की तरफ 1A, फिर एक दफ़ा 0 पे 2A, फिर एक दफ़ा पॉजिटिव की तरफ 3A, और फिर पॉजिटिव से 0 पे तो 4A। तो इस तरह 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ये, और ये वाइब्रेशंस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही होती हैं, और होगी भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये कब होंगी, जब स्प्रिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर मूव करेगा, इलास्टिक लिमिट से बाहर कंप्रेस या स्ट्रेच होगा तो परमानेंटली डी शेप हो जाएगा। तो आगे देखते हैं जी, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो आप इसको K/F/X कहते हैं। तो असल में यहाँ से इसकी प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है। तो ये देखें ज़रा, ये यंग मॉडुलस यही होता है, तो कोई किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस तो ज़रूर होगा। तो ये यंग मॉडुलस की वैल्यू आ गई, और F/X कहते हैं ना हम, तो F/X की जगह आप K लगाएं, यानी ये X है तो X की जगह डेल्टा L, तो ये K की वैल्यू बन गई। ये देखिए K/L/A हो गया। अब हमें L की यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने K की वैल्यू निकाली। तो यहाँ से हमें अब K का पता लगा कि K किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखें जी, ये Y यंग्स मॉडुलस है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्प्रिंग का, L जो है वो लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ स्प्रिंग आप कह सकते हैं इसको। तो ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ स्प्रिंग, यानी नेचर क्या है स्प्रिंग की, स्टिफ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल का, वो उसकी नेचर पे। थिकनेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्प्रिंग उस पर भी डिपेंड करता है। इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन लेंथ पे भी करता है। तो ये करता कैसे है, ज़रा ये देखें, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप 2 स्प्रिंग हैं या एक स्प्रिंग है, उसको आप कट करके हाफ कर दें, लेंथ हाफ होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। इसमें से भी MCQ काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये असल में प्रोपोर्शनैलिटी जो बनती है, ये प्रोपोर्शनैलिटी बनती है हमारे पास इस फार्मूले से, यंग मॉडुलस के फार्मूले से। लेकिन यंग मॉडुलस का फार्मूला क्योंकि अक्सर बुक्स में K के साथ नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जैसे कैपेसिटर्स ऐड किए जाते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग इसी तरह ऐड किए जाते हैं। तो ये देखें, अगर स्प्रिंग लगे होंगे सीरीज़ में तो उनको रेसिप्रोकल में ऐड किया जाएगा, ठीक है जी। तो और फर्ज कर लें N स्प्रिंग है, N स्प्रिंग, और तमाम के तमाम सीरीज़ में और सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं, तो ये एक शॉर्टकट है K/N, ये एक शॉर्टकट है उसका। और अगर ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके लिखूं तो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकते हैं वो आपको बना के दिखाए हैं यहाँ पे। और ये टाइम पीरियड होगा KS, यानी
तो स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज़, तो यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ लगा देंगे। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं, देखिए स्प्रिंग की। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है, ये आपको नज़र आ रहा है। गाड़ियों में जो स्प्रिंग लगे होते हैं डैम्पिंग के लिए, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हो तो शार्पनेस बढ़ जाती है, यानी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर स्प्रिंग लगे हों पैरेलल तो डैम्पिंग बढ़ जाती है। तो गाड़ियों में जो स्प्रिंग होते हैं वो पैरेलल होते हैं ताकि डैम्पिंग बढ़ जाए और वाइब्रेशन ख़त्म हो। तो आप ये देखें, अगर ये पैरेलल लगे हुए हैं तो इनको सिंपल अलजेब्रिक सम में ऐड करेंगे, और n स्प्रिंग हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं और बराबर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर n इंटू k हो जाएगा। और ये देखें इसका टाइम पीरियड, और यहाँ से आप ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से हमें पता लगा कि सीरीज़ में टाइम पीरियड ज़्यादा होता है पैरेलल की निस्बत, और फ्रीक्वेंसी कम होती है पैरेलल की निस्बत। ये बहुत अहम फार्मूले हैं, इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल, MCQ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। इनको आपको बहुत गौर से समझना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास देखें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला x = x0 साइन ऑफ थीटा और ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह हम 2π/t भी लगा सकते हैं। इसका ग्राफ एक साइन वेव होगी, साइन वेव मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, v = v0 x ओमेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो असल में कॉस थीटा कब आता है कि जब आप वाइब्रेशन बिल्कुल टॉप ऑफ द पाथ से, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करें तो कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि ये ओमेगा की वैल्यू मैंने लगाई, तो ये इंस्टेंटेनियस की एक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बन गई। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आपने याद रखनी है। ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और पेपर्स में इस्तेमाल होती है, और इनसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी मैं बताता हूँ। इसमें देखिए कोसाइन वेव है, तो इसीलिए कोसाइन का फार्मूला कोसाइन ग्राफ ही बनाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, x = -x0 ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। तो ये भी एक साइन वेव है, लेकिन नेगेटिव, यानी ये ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की तरफ से शुरू हो जाएगी। ये देखें जी ज़रा, अब ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड डॉट के साथ, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। और ये पर्पल और रेड लाइन जो मूव कर रही है, इनमें से एक को आप समझ सकते हैं कि ये वेलोसिटी है, और एक को आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो आप देख सकते हैं जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और इसमें MCQ कैसे बन सकते हैं, आइए जी इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, एक टेबल मैंने आपको बना के दिखा रहा हूँ जिसमें ये सारी क्वांटिटी, फेज, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, तो मैं ग्राफ सारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखिए फेज़ 0 है अगर, तो टाइम पीरियड भी 0 है। फेज़ π/2 है तो टाइम t/4 है। इसी तरह फेज़ पाई है तो ये t/2 है, और 3π/2 पे 3t/4 है, 2π पे t, यानी ये एक वेव के लिए है पूरा। एक वेव को 5 इंटरवल्स में मैंने वो डिवाइड किया है, 0 से लेकर t तक 5 इंटरवल, और ये वेवलेंथ के इंटरवल बन गए। इसी तरह अब आप खुद सोचें, ये 0 है ना फेज़, ये फेज़ 0 मैंने यहाँ साइन 0 की जगह पुट कर दिया, तो साइन 0 0 तो x 0 हो गया। इसी तरह ये π/2, ये साइन π/2 90 यानी साइन 91 होता है, तो x = x0। इसी तरह साइन पाई 180, साइन 180 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइन 0 तो x भी 0। तो 3π/2 270 होता है। जब हम इसको साइन की जगह पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x = -1, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, दरअसल यहाँ पे ये माइनस होगा, x = -x0 आएगा यहाँ। और ये 2π जो है तो ये 2π भी 0 होगा, तो x = 0। अब ज़रा बात गौर से सुनें, ये x 0 यहाँ पुट किया मैंने वेलोसिटी में, तो v = v0 हो गया। ये x0 मैंने फिर यहाँ वेलोसिटी में पुट किया, तो आप देख सकते हैं कि v = 0 हो गया। यानी ये मीन पोजीशन नहीं है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। v0 का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है, और x0 का मतलब भी एक्सट्रीम पोजीशन है। आपको पता है ये एम्पलीट्यूड होता है।
और x इज इक्वल टू 0 अगेन पुट किया, v इज इक्वल टू v नॉट हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट पुट करूँ अगर यहाँ पे, तो फिर भी v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसी तरह ये देखें रिपीट होगा। जब यही सारी वैल्यूज़ मैं एक्सेलरेशन में पुट करता हूँ तो आप ज़रा गौर करें कि जहाँ पे a 0 है वहाँ x भी 0 है, लेकिन v मैक्सिमम है। जहाँ x और a मैक्सिमम है वहाँ वेलोसिटी 0 है। तो ये आप देखें पूरे टेबल में यही बताया गया है। और याद रखें कि यहाँ पे ज़रा ये गौर करेंगे दूसरे कॉलम में, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों में 180 का फेज शिफ्ट है, इन दोनों में। और इसी वेव से इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ये देख लें, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ये असल में दोनों का 180 का फेज शिफ्ट बन जाता है। तो आप हम आगे देखते हैं। ये देखें, वेलोसिटी अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाई π/2, यानी वेलोसिटी लीड कर रही है डिस्प्लेसमेंट को π/2। एक्सेलरेशन अहेड ऑफ वेलोसिटी बाई π/2, और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को π/2 लीड कर रही है। एक्सेलरेशन अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पाई। तो यहाँ से आप देखते हैं ये ग्रीन वाला ग्राफ x नॉट का है और ये रेड वाला एक्सेलरेशन का। तो ये देखिए ग्रीन ऊपर की तरफ और रेड नीचे की तरफ मैक्सिमम है। तो 180 का फेज शिफ्ट नज़र आ रहा है ना। और ये पर्पल लाइन जो है ये वेलोसिटी की है। तो ये बड़ा बेहतरीन एक ग्राफ है। फेज लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट असल में फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है, लेकिन हम इसको सेकेंड ईयर में जाके कहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लीडिंग और लैगिंग मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दी। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से बेशुमार MCQ बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।